नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो पे एक करके जान लेते हैं। सबसे बड़ी और सबसे पहली अपडेट आ रही है दोस्तों, भारत के 5.5 जनरेशन वाले स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि AMCA प्रोग्राम को लेकर। जी हाँ, भारत सरकार AMCA प्रोजेक्ट के लिए सितंबर तक 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे सकती है, जिसमें कि इस 5.5 जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट का निर्माण किया जाना है। दोस्तों, आपको बता दें कि फर्स्ट फेज में HAL नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को बनाएगा। AMCA प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 2024 में रोल आउट हो जाएगा और 2025 तक इसकी पहली फ्लाइट भी होगी। वहीं दूसरा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर 2026 तक सामने आएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि फेज 2 पर काम फेज 1 के पूरा होने के बाद ही किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आगे की फेज के लिए इसमें प्राइवेट सेक्टर भी हिस्सा लेगा, जिसमें कि खास करके HAL के साथ L&T और वेम टेक्नोलॉजी भी शामिल है। यानी कि AMCA प्रोजेक्ट के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी सरकार सितंबर में देने वाली है और इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम भी किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, अगर हमने जल्द से जल्द अपना ये प्रोजेक्ट नहीं बनाया तो हम काफी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि कई सारे देश हैं जो कि 5th जनरेशन के फाइटर प्रोग्राम पर लगे हुए हैं। तो ऐसे में भारत के लिए चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी है कि उसे समय पर पूरा किया जा सके। साथ ही 2030 तक ये अपने एंटायर प्रोडक्शन में भी प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, खबर जबरदस्त है, लेकिन इसके लिए HAL को तेजी से काम करना होगा और तय समय सीमा के अंदर प्रोटोटाइप्स को सामने लाना होगा। दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो आ रही है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को लेकर। क्या भारत तैयार है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स के लिए? ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जितने भी ताकतवर देश हैं सबके पास स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स हैं। ऐसे में भारत को भी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स बनाने में आगे आना होगा, ताकि दुनिया में भारत अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर सके। स्ट्रैटेजिक बॉम्बर के बारे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रोग्राम के लिए पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनियों को आगे आना होगा और साथ में मिलकर एक बड़ा मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट बनाना होगा, जिसके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होगी। आपको बता दें कि ये एक अच्छा विकल्प है स्वदेशीकरण के लिए भी, और अगर हम इसे खरीदते भी हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरे देशों को अंधाधुंध पैसा देंगे, यानी कि पैसा पानी की तरह हमें बहाना पड़ेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आ पाएगी। इसके लिए डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स बनाने के लिए भारत को इस्तेमाल करने होंगे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर एयर रिफ्यूलर्स या फिर मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट, यानी कि इन सभी प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल करके स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की आधारशिला रखनी होगी। इसके अलावा जीरो वेट ट्रेनिंग इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भी देनी होगी, ताकि इंजन का टेस्ट किया जा सके। दोस्तों, जरूरत तो बहुत है भारत को अपने पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की। तो ऐसे में जब चाइना, अमेरिका, रशिया ये सभी देश स्ट्रैटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में भारत क्यों पीछे रहे? और ये बहुत अच्छी बात डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कही है कि इसके लिए भारत जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट्स हैं, एयर रिफ्यूलर्स हैं आदि। अगर भारत ये सब बनाने में थोड़ा सा वक्त ले लेगा तो भारत भी अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर सकेगा दुनिया में। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि DRDO से आ रही है। दोस्तों, DRDO के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि DRDO ने D4 काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी को बनाना शुरू कर दिया है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर होगी और ये एंटी ड्रोन सिस्टम ड्रोन्स को आसानी से डिटेक्ट भी कर सकेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसमें मल्टी सेंसर्स और अलग अलग काउंटर मेजर्स मैकेनिज्म लगा होगा, जो कि माइक्रो यानी कि छोटे ड्रोन्स को भी जैम कर सकता है, साथ ही इन ड्रोन्स के हार्डवेयर को भी डैमेज कर देगा। एंटी ड्रोन सिस्टम की आवश्यकता भारत को बहुत ज्यादा हो गई है। जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें बढ़ रही है, और आने वाले समय में तो वो और ज्यादा इस तरीके की हरकतें करेगा जब तक उसको एक जवाब नहीं मिल जाता। तो पाकिस्तान के ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए भारत ने भी अपनी कमर कस ली है और DRDO युद्ध स्तर पर अपना प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है। और जिस तरीके से D4 काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है, उससे छोटे से छोटे ड्रोन भी डिटेक्ट आसानी से हो जाएंगे, उनको जैम किया जा सकेगा, साथ ही साथ उनके हार्डवेयर को भी डैमेज कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगली अपडेट चाइना को लेकर आ रही है। ये अपडेट थोड़ी सी गंभीर भी हो सकती है, क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना ने LAC के नजदीक नागरी गुंसा और 3 अलग अलग इलाकों में अपनी एयरफील्ड्स को मजबूत कर लिया है, जहां पर उसने HQ-9 और HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइलें भी तैनात कर रखी हैं, जिन्हें कि इंडियन एयरफोर्स के एलिमेंट्स को स्ट्राइक करने के लिए तैनात किया गया है। यही नहीं दोस्तों, चीन ने अपनी जमीनी ताकत को भी काफी मजबूत कर लिया है और एंटी एक्सेस और एरियल डिनाइल क्षमता को भी उसने विकसित कर लिया है, ताकि वो भारत की स्ट्राइक क्षमता का जवाब दे सके इन लोकेशंस पर। यानी कि दोस्तों, मैं पहले से बताता आ रहा हूं कि चाइना कुछ भी कर सकता है और ऐसे में उसकी रणनीति क्या है किसी को नहीं मालूम है। तो विशेष रूप से यहाँ पर चौकन्ना रहने की जरूरत है कि चाइना कब क्या कर ले किसी को नहीं मालूम। लेकिन अगर हमारी तैयारियां मजबूत हैं, जो कि ऑलरेडी हैं, तो ऐसे में उसको काउंटर आसानी से किया जा सकेगा, क्योंकि चाइना को भी ये डर लग रहा है कि
भारत अगर हमला करेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान चाइना को हो जाएगा। तो ऐसे में वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी वहाँ पर लगा रहा है कि ताकि भारत की स्ट्राइक क्षमता का वो मुकाबला कर सके। यानी कि डर चाइना को भी है और उसको अपनी मट्टी पलीत होने का भी डर है कि अगर भारत ने उसे काउंटर कर दिया या भारत ने उसे दबा के पेल दिया तो आप समझ सकते हैं कि चाइना जितनी धौंस दिखाता है उसकी सारी ये धौंस यानी कि हम कह सकते हैं हेकड़ी निकल जाएगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 अलग अलग एनकाउंटरों में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ठोक दिया है। पुलवामा की पुंचल इलाके में रात में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में लश्कर ए तोयबा के 2 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं पुलवामा में एक अन्य मुठभेड़ में भी 2 और आतंकी ढेर हुए हैं। पुलिस के मुताबिक कुलगाम पुलिस और 1RR ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया और लश्कर ए तोयबा के इन दोनों आतंकियों को मार गिराया गया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि भारत और अफगानिस्तान को लेकर आ रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों के सत्ता पर आने की आशंका काफी मजबूत होती दिख रही है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी काफी खुश है। उनको ये लग रहा है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में फिर से आता है तो पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में मदद भी मिलेगी। लेकिन इस बीच भारत ने बैकडोर से ऐसा पासा फेंका है कि पाकिस्तान भी याद रखेगा। आपको बता दें कि कतर की यात्रा के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस जाते समय अचानक से ईरान की यात्रा की। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। दिलचस्प बात यह थी कि इस मुलाकात के ठीक पहले ईरानी विदेश मंत्री ने तालिबान और अफगान सरकार के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक भी शुरू कराई थी। एस जयशंकर जी ने ईरान के राष्ट्रपति चुने गए इब्राहिम रईसी के साथ भी मुलाकात की और ईरानी विदेश मंत्रालय के एक बयान में ये कहा गया है कि दोनों पक्षों ने अफगान संवाद को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया ताकि अफगानिस्तान के मुद्दे पर एक व्यापक राजनीतिक हल निकाला जा सके। ईरान के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस पहुंच रहे हैं, जहां उनकी तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी चर्चा होने के आसार हैं। माना जा रहा है कि रूस अफगानिस्तान के भविष्य के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकता है। इससे पहले जयशंकर जी कतर भी गए थे, जहां उन्होंने कतर के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की। कतर वही जगह है जहां पर तालिबान के वार्ताकारों ने एक डील पर हस्ताक्षर भी किए थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक चैनल के माध्यम से बातचीत हो रही है और अफगानिस्तान के अंदर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, जिसमें कि भारत एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो ऐसे में पाकिस्तान को जो ये लग रहा था कि वहां तालिबान का समर्थन करके वो कश्मीर में आतंकियों को भेजेगा, तो उसकी इस पूरे के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है भारत ने। दोस्तों, अगली अपडेट की बात करते हैं तो श्रीलंका को लेकर आ रही है। जी हाँ, श्रीलंका आपको मालूम है चीन के कर्ज के बोझ के तले दब चुका है। ऐसे में वहां के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने चाइना को खुश करने के लिए इतिहास की सच्चाई को भी नकार दिया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर शी जिनपिंग के साथ वर्चुअल मीटिंग के दौरान महिंदा राजपक्षे ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता चीन के पूर्व प्रधानमंत्री चाओ एन लाई को बता दिया है। बड़ी बात यह है कि चीन गुटनिरपेक्ष देशों का पूर्ण सदस्य तक भी नहीं है। इतना ही नहीं, उसने इस आंदोलन के संस्थापक भारत का नाम तक नहीं लिया। चीन की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए राजपक्षे ने कहा कि ये स्पष्ट है कि आने वाली सदी में चीन एशिया की अगुवाई करेगा। चीन ने कभी भी अपने राजनीतिक विचारों को दुनिया पर थोपने की कोशिश नहीं की है। चीन ने कभी दूसरे के मामलों में दखल अंदाजी नहीं की है। गौर से सुनिएगा दोस्तों कि चीन ने कभी दूसरे देशों के मामलों में दखल अंदाजी नहीं की है, ऐसा राजपक्षे का कहना है। साथ ही राजपक्षे ने कहा कि दुनिया के 2 खेमे अमेरिका रूस में बंटने के कारण एशिया और अफ्रीका के कई देशों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राजपक्षे ने कहा कि जब दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी, तब उस समय चीन के प्रधानमंत्री चाओ ने दुनिया के सामने गुटनिरपेक्ष देशों का विचार रखा था। आपको बता दें हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना भारत समेत कई देशों ने मिलकर की थी। इस आंदोलन को शुरू करने का सपना भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, घाना और यूगोस्लाविया ने देखा था। इस संगठन की स्थापना औपचारिक तौर पर 1961 में की गई थी। यानी कि इतिहास को दरकिनार करते हुए महिंदा राजपक्षे ने चीन को खुश करने के लिए कसीदे पढ़े हैं। तो इससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये छोटा सा देश जिसे भारत जब चाहे अपने कब्जे में ले सकता है, ऐसे में चीन के कसीदे वो पढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कितनी बड़ी सुरक्षा को चुनौती देने वाला है ये देश, क्योंकि हबनटोटा बंदरगाह 99 साल के लीज पर चाइना के पास पहुंच चुका है। ऐसे में चाइना वहां पर अपना नेवल बेस भी स्थापित करेगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बदलते बोल हैं श्रीलंका के। तो ऐसे में श्रीलंका को भी सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। इसके साथ भी पाकिस्तान वाला व्यवहार करना होगा ताकि इसके होश ठिकाने आ जाए, क्योंकि दोस्तों जरूरी चीजों के लिए आज भी श्रीलंका भारत पर निर्भर है। अगर ऐसे में वो चाइना से इन जरूरी सामान का भी आयात करता है तो उसके यहाँ इनके दाम कहाँ पहुंचेंगे आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में
श्रीलंका को सबक सिखाने का दोस्तों वक्त तो आ ही चुका है। किस तरीके से सबक सिखाया जा सकता है दोस्तों, आपकी नजरों में क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है स्पर्श को लेकर। जी हाँ, पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली यानी कि स्पर्श को सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के सभी पेंशन कर्मियों के लिए चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। 30 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की डिजिटल प्रोसेसिंग के माध्यम से समय समय पर पेंशन संबंधी जो दिक्कतें हैं वो इस पोर्टल के माध्यम से हल की जाएंगी। भारत सरकार जल्द ही स्पर्श को लॉन्च करेगी, जिसका उद्देश्य जैसे कि मैंने बताया कि पेंशन वितरण को आसान बनाना है। यही नहीं, अधिकारियों के अनुसार इस कदम से सरकार को सालाना 250 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था के तहत बैंक प्रति पेंशन भोगी से सालाना 6 रुपया वसूलता है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।